Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. I Vinay again welcome each and every one of the class 11th on the same platform of the Life Physics VK channel. As you all know that in the past lecture we have completed our chapter number 5 which was named as the laws of motion. The most important chapter जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी नई वैरायटी सीखी और लास्ट लेक्चर वाज फिनिश विद द सर्कुलर ट्रैक पे आपका कार का सेफ वेलोसिटी बैंकिंग रोड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली द बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट ड्यूरिंग द सर्कुलर ट्रैक सो वी हैव फिनिश अप टू द लॉज ऑफ मोशन एंड we have just taken the gap of 3 days. I think minimum हमारा 3 day का gap हो चुका है between that last lecture of the laws of motion and this one. So I hope you all have completed it, all you have revised it. Assignments ये तो आपको मालूम है, मुझे लास्ट में आपको सारी असाइनमेंट देने का जरूरत नहीं है बिकॉज हम लोग हर टॉपिक की असाइनमेंट उसी के साथ ही करते आ रहे हैं, तो इससे बर्डन नहीं बन रहा है। यानी जब भी हमने किसी भी टॉपिक को खत्म किया, लाइक फ्रिक्शन किया तो फ्रिक्शन का किया, कनेक्टेड बॉडीज हुई तो कनेक्टेड, सर्कुलर बॉडीज हुई तो सर्कुलर, बैंकिंग हुआ तो बैंकिंग। यानी इट मीन जैसे जैसे हम लोग चीजों को कर रहे हैं ऑन द सेम टाइम ऑन द सेम स्पॉट हम लोग अपनी असाइनमेंट भी कर रहे हैं। तो आई होप आपने इन 3 डेज के गैप में अपना रिवीजन, अपनी बाकी कंटेंट पूरी कर ली। Today with this lecture we are going to start our new chapter, the chapter number 6. This chapter is not going to be very much lengthy. ये चैप्टर आप लोगों को बहुत फेमिलियर लगेगा क्लास 9th के कंपैरिजन में। आप लोग इसमें अपने आप को बहुत ईज और कंफर्टेबल जोन में ही महसूस करेंगे। आई ट्राई कि प्रीवियस लेक्चर्स और जो नए टॉपिक्स थे उसमें भी आप लोग करें और आप लोगों को शायद कंफर्टेबल फील ही हुआ होगा। अगर कोई डाउट होता तो आप लोग अब तक क्लियर भी कर चुके होते हैं। आई एम ट्राइंग टू सॉल्विंग द डाउट ऑफ एवरीवन्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, नेम एज अ वर्क एनर्जी पावर। एज इट्स नेम, जैसे इसमें दिख रहा है कि आपको 3 अलग अलग क्वांटिटीज के बारे में बताया गया है। वर्क सुना हुआ है हम लोगों ने, एनर्जी हम लोगों ने सुना हुआ है, पावर ये भी सुना हुआ है। तो बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पे फोकस करवाऊं तो हमारा मेन फोकस 3 ही टॉपिक पे होगा। तो आप कह सकते हो इस चैप्टर में हमें 3 चीजें पढ़नी है, वर्क पढ़ना है, एनर्जी पढ़ना है, पावर। हाँ, एक और छोटा सा टॉपिक आएगा कंटेंट जो इंडिविजुअली अलग होगा, जो मिक्सचर होगा एनर्जी का, बट उस टॉपिक को हम बाद में रखेंगे। द नेम ऑफ द टॉपिक वुड बी इन फ्यूचर वुड बी कॉलिजन। तो कॉलिजन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस न्यू चैप्टर विद द न्यू फॉर्मेट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म। तो आज हमारा फोकस हमारी पहली टर्म के ऊपर होगा एंड दैट फर्स्ट थिंग इज वर्क। आज हम लोग वर्क के बारे में स्टडी करेंगे, वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क, उसके फॉर्मूले, उसके न्यूमेरिकल्स एंड एवरीथिंग को फिनिश आउट करने की कोशिश करेंगे। सो आई नो फेमिलियर वर्ड है, पहले ही बता देता हूँ, तो कुछ लोगों को लगेगा सर जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बट इट्स माय रिक्वेस्ट प्लीज एक बार इस पूरे लेक्चर को गो थ्रू जरूर जाना, क्योंकि वर्क निकालने के कुछ नए तरीके। डेफिनेटली ऐसा तो नहीं होगा कि एग्जैक्ट 100% 9th क्लास का कॉपी करके 11th में रख दिया। टॉपिक वही है, कॉन्सेप्ट शायद वही हो, कॉन्सेप्ट भी वही है, सब वही है, बट कुछ ना कुछ तो आपको नया जरूर मिलेगा। हमारे पास जो नई चीजें हैं तो हम उसके बारे में बात करेंगे। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज वर्क। तो व्हाट इज वर्क इज टू बी डन। आप कब बोलते हैं कि आपने वर्क डन किया, आपने काम किया? सो इफ वी टॉक अबाउट, सो वी कैन से द वर्क इज टू बी डन, द वर्क इज टू बी डन when हमारा वर्क डन होता है कब? when the body get displaced, when body get displaced in the direction of applied force। इस बात को क्लियरली मेंशन करें, in the direction of applied force means when you apply the force on any body। मान लीजिए आपके पास एक सरफेस है and over that surface you are putting your body, और आप उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, you are applying the force and due to the application of your force your body gets shifted its position। आपकी बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कर लिया s। So now check this out, this is the direction of displacement। आप a पॉइंट से b पॉइंट गए,
तो आप राइट हैंड साइड की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंड व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ योर फोर्स अप्लाइड, वो भी राइट की तरफ था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि वर्क डन तभी कहा जाएगा जब आपका फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो, यानी जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है डिस्प्लेसमेंट भी अगर उसी डायरेक्शन में हो रहा है, देन वी विल कॉल दिस एज अ वर्क डन। तो हमारे लिए न्यूमेरिकली वर्क डन क्या आएगा, इट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड, किसका, फोर्स अप्लाइड इनटू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप बोल सकते हो डिस्टेंस, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट है तो डायरेक्शन है, तो मैं मैग्नीट्यूड में बात कर रहा हूं, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो डिस्टेंस जो फोर्स की डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स F अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस, बट डिस्टेंस कौन सा, जो फोर्स की डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट ही हो गया, तो वो कितना, S। तो हमारे लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या बना, F इंटू S। क्लियर है भाई? अब अगर ऐसा है तो इसकी जल्दी से SI यूनिट में हेल्प कर दीजिए मुझे। सो SI यूनिट वुड बी न्यूटन मीटर और जूल। क्लियर? और ऐसे ही एक और यूनिट है जिसको लेके हम लोग स्टार्टिंग से फैमिलियर है, CGS यूनिट। तो CGS यूनिट, न्यूटन का CGS क्या होता है, डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा, या फिर जूल का क्या होता है, अर्ग। और ये तो आप जानते हो 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच, 10 पावर 7 अर्ग होता है। तो ये तो आप अच्छे से फेमिलियर हैं और इस चीज को अच्छे से आप लोग जानते हैं दैट योर 1 जूल इज ऑलवेज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। ये चीज हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं बेसिकली। डन है? चलिए, ये तो था सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो हमने वर्क डन किया। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आता हूं, फिर आप लोग इसे नोटेड डाउन करना। लेट्स सपोज दिस इज द बॉडी एंड यू आर अप्लाइंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन। आपने बॉडी लिया, आपका बॉडी है और आप लोग उसमें जो फोर्स लगा रहे हो वो लेट्स सपोज हॉरिजॉन्टली ना होते हुए कुछ एंगल पे है, एंड योर बॉडी इज गेटिंग डिस्प्लेस। आपकी बॉडी मान लीजिए कैसे ना कैसे करके S डिस्प्लेसमेंट आ गई। डन? तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो हमारा वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू उस डिस्टेंस को जो फोर्स की डायरेक्शन में लग रहा हो, या फिर बोलो वो फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। तो बेसिकली वर्क डन प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, बट उसी फोर्स और उसी डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होगा जो एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में। तो आप डेफिनेटली लेट्स सपोज आपके फोर्स ने कितना एंगल बनाया, थीटा, किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। अब अगर ऐसा है, सो कैन वी ब्रेक द कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स? यस सर, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। सो दिस वुड बी द कॉस कंपोनेंट एंड दिस वुड बी द साइन कंपोनेंट। यानी फोर्स के दो टुकड़े हो गए, अब एक कॉस और एक साइन। अब बताइए कौन सा वाला फोर्स, क्योंकि अब आपके पास दो फोर्सेस है, यू हैव टू फोर्सेस नाउ। अब इनमें से कौन से वाला फोर्स आपको वर्क डन करके देगा? तो कौन सा वाला करके देगा? कॉस थीटा वाला वर्क डन करके देगा। तो अब हमारे पास वो फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है उसका प्रोडक्ट करना है, यानी हमें उसका प्रोडक्ट करना है उस फोर्स का और उस डिस्प्लेसमेंट का जो सेम डायरेक्शन में, और यहाँ पे वो है कॉस। तो हमारे पास वर्क डन का जर्नल फॉर्मूला क्या बन गया, Fs cos थीटा। ये आपका जर्नल रेगुलर फॉर्मूला है। हाँ, इस फॉर्मूले को आप लोग इस केस में बना सकते हो, क्योंकि इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा की डेफिनेशन क्या है, थीटा स्टैंड्स फॉर व्हाट, थीटा स्टैंड्स फॉर एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो इस केस में आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना डिग्री है, 0, बिकॉज बोथ आर एक्टिंग इन द सेम। और ये तो आप जानते हो cos 0 इज 1, का फॉर्मूला अपने आप F into S। बट अगर क्वेश्चन में आपको वो एंगल कुछ पर्टिकुलर मिला, इन दैट केस अब हमें फिर रेडी होना पड़ेगा। क्लियर है? और अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में रखें, सो इन वेक्टर फॉर्म, तो देखिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, यस सर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, यस सर। तो आप दो वेक्टर को प्रोडक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा है वेक्टर में दैट हम लोग दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करते हैं। बढ़िया, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है,
कॉस। तो बताइए, दो वेक्टर को आप प्रोडक्ट कर रहे हो बट उनके साथ उनका कॉस कंपोनेंट आ रहा है, तो ये कौन सा प्रोडक्ट होगा? डॉट प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, यानी स्केलर प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। सो इट वुड बी स्केलर प्रोडक्ट। सो वर्क डन वुड बी एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। और ये भी आप जानते हैं, अगर हम लोग किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगा। तो यहां से हमें एक और चीज देखने को मिली, क्या? नेचर ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन का नेचर कैसा होगा? इट वुड बी स्केलर क्वांटिटी। ओके, चलो डायमेंशन फॉर्मूला भी एक बार देख लेते हैं। न्यूटन मीटर, तो इट वुड बी ml2t - 2, यानी फोर्स mlt - 2 into L। क्लियर है? So this is the basic introduction about the what work done। क्लियर है? चलो यहीं से हम लोग अब मल्टीपल फॉर्मूलेज भी बनाते जाएंगे और यहीं से कैटेगरी भी बांटते हैं। तो चलिए पहले एक और फॉर्मूला बना लेते हैं, एक और तरीका। तो देखो, एक तो जनरल फॉर्मूला हुआ जिसमें थीटा 0 था, तो यहाँ पे आपका, आप ये बोल सकते हो थीटा 0 डिग्री था। ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। तो मैं कहूंगा आपके पास वर्क डन का कितना फॉर्मूला आ गया? एक फॉर्मूला तो भाई ये आ गया सर, ठीक है। एक वर्क डन का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में ये आ गया। चलिए अब इस वेक्टर फॉर्म को थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। लेट फोर्स वेक्टर, इट इज fxi कैप प्लस fyj कैप प्लस fzk कैप। यस और नो? यस सर, क्योंकि वेक्टर है तो ij कैप में आएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे लिख सकते हो? sxi कैप प्लस syj कैप प्लस szk कैप। मींस डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट ij कैप में, तो हमारे पास वर्क डन क्या आएगा? दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, fxi प्लस fyj प्लस fzk डॉट ऑफ sxi syj एंड szk। नाउ रिकॉल योर वेक्टर। मैंने कहा ना, ये चैप्टर आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा अगर हम पुरानी वाली चीजें करते हैं। तो चलिए अपने वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को रिकॉल कीजिए। तो डॉट प्रोडक्ट का रूल आप जानते हैं, i डॉट i 1। तो i जब i के साथ होगा तब तो 1 मिलेगा, तो ये क्या बचा? fx sx हो गया। बट i डॉट j 0, i डॉट k 0 गायब। अब j डॉट i ये भी 0, बट j डॉट j 1 देगा आपको, तो ये क्या बचा? fy sy एंड सिमिलरली fzs। So this is your third possible formula for the work done। अगर आपको उसके कंपोनेंट ये बने, तो what is the third possible formula for work done? F work done is equal to fx sx plus fy sy plus fz sz, या फिर आप इस फॉर्म में याद रखिए या फिर ऐसे कर लीजिए। Got that point? I think चीजें बिल्कुल क्लियर चल रही हैं हमारे पास वेक्टर फॉर्म में के बाद। Okay, so this is the whole about the work done। हो गया? आगे भी और तरीके सीखेंगे, बट अभी के लिए यहां तक। प्लीज नोट इट डाउन दैट बाय पॉजिंग द वीडियो, प्लीज एवरीवन। ओके, नाउ सिंस वी आर क्लियर विद द वर्क डन, तो चलिए इस वर्क डन के टाइप्स और उसके वेरिफिकेशन या क्लासिफिकेशंस को देखना शुरू कर देते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वर्क डन। चलिए वर्क डन के टाइप्स को देखते हैं। सो नंबर 1, इट इज योर पॉजिटिव वर्क। तो पहला वर्क डन क्या कहलाएगा? पॉजिटिव वर्क। सो इफ थीटा इज 0 डिग्री, इफ थीटा इज 0, सो व्हाट इज द थीटा? चलिए पहले इसे वेल डिफाइन कीजिए। थीटा स्टैंड्स फॉर एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी दोनों आपस में एक ही डायरेक्शन में है। तो आपका वर्क डन क्या आएगा? fs cos 0 and cos 0 is 1, तो means cos 0 is +1, तो वर्क डन क्या आया? f into s। So this is called as positive work done। इसे आप लोग क्या बुलाएंगे? Positive work done बुलाएंगे। Clear? Similarly, we can also have negative work done। हम लोग ऐसे ही नेगेटिव वर्क डन को देख सकते हैं। कैसे? If theta is 180 डिग्री, मोस्टली ओके, 0 डिग्री बोलने का मतलब है थीटा +1, ये आपका मैक्सिमम है।
तो आप इसे एक तरीके से और भी देख सकते हो कि जब तक थीटा की वैल्यू 90 से लेस होगा, 90 से लेस मतलब आपका कॉस कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से लेके 90 तक, और 0 से लेके 90 तक हमारा कॉस पॉजिटिव रहता है, तो इसलिए आप इसे पॉजिटिव वर्क डन कर सकते हो। सेकेंडली, इफ थीटा इज 180, और आप बोल सकते हो इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, यानी आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो, ओके, 90 से ज्यादा, यानी आपका वर्क डन और सॉरी आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 90 से तो ज्यादा है, बट आपका क्या कहते हैं 180 से कम है। सो दिस इज कॉल्ड एज योर क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। तो अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, W इज इक्वल टू Fs, मैं 180 का एग्जांपल लेके चलता हूं, ठीक है, स्पेसिफिकली, तो वो क्या आएगा, नेगेटिव Fs। ऐसे ही अगर आपका थीटा 120 डिग्री होता, 150 डिग्री, मतलब एक ऐसी वैल्यू होती जो 90 से लेके 180 के बीच में होती, तो कॉस नेगेटिव आता, और वो कहलाता आपका नेगेटिव वर्क डन। और ऐसा वर्क डन, अगर मैं एग्जांपल दूं, ये एग्जांपल तो हम जो जर्नल वर्क डन करते हैं, जर्नली पुशिंग द बॉडी, पुश द बॉडी, जब भी आप किसी भी बॉडी को पुश करते हो तो वो उसी फैक्टर में आप फोर्स भी उधर लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही कर रहे हो। बट इसके लिए जो बेस्ट एग्जांपल हमारे सामने है, वो जो हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन के खिलाफ हमें काम करना पड़ेगा वो। भाई मान लीजिए आप लोग बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डिस्प्लेस कर रहे हो, तो आपका फ्रिक्शन फोर्स आपके मोशन के हमेशा अपोजिट लगेगा। अगर आपकी बॉडी राइट की तरफ डिस्प्लेस हो रही है तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पीछे की तरफ जाएगा, तो वो जो फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन करना पड़ रहा है हमें, वो हमारे लिए नेगेटिव वर्क डन हो गया, ओके। एंड द लास्ट इज योर जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन means if theta is exactly 90 degree, तो अगर थीटा exactly 90 है, so it is Fs cos 90, and we all know that cos 90 is 0, so work done is 0। तो इसका मतलब अगर आपके फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एंगल एग्जैक्ट राइट एंगल है, in that case the total work done by the force would be 0। इसका एग्जांपल आप लोगों को 9th क्लास में आपको टीचर ने सबसे सिंपल दिया होगा, दैट कुलीज मूवमेंट, मतलब जब कुली लगेज को अपने हेड पे रख के फॉरवर्ड की तरफ मूव करता है, सो दिस इज योर जीरो वर्क डन। मींस वो जो हेड पे सामान लगेज रखा हुआ, तो उस लगेज का वेट कहां लग रहा है, लगेज का वेट लग रहा है नीचे, और कुली कहां मूव कर रहे हैं, फॉरवर्ड, तो एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। चलो वो तो एक जनरल एग्जांपल था। अब मैं आपके साथ बात करता हूं उस कॉन्सेप्ट में जो हम पढ़ चुके हैं। लाइक आपने एक पत्थर लिया और आपने उसे एक थ्रेड के साथ बांध के, यू आर अलाउइंग दैट स्टोन टू बी मूव इन अ सर्कुलर पाथ, डन। तो उसकी पोजीशन की डायरेक्शन अलोंग दी टेंजेंट, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहां लगेगा, रेडियली इनवर्ड, ये तो आप जानते हैं। तो आप देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कहां लग रहा है, रेडियली इनवर्ड, और आपका डिस्प्लेसमेंट किसी भी पॉइंट पे चले जाओ सर्कुलर पाथ पे, कहां होगा, अलोंग दी टेंजेंट। अब ये चीज तो हम जानते हैं दैट द रेडियस एंड द टेंजेंट ऑफ एनी सर्कल आर इज ऑलवेज एट 90 डिग्री। तो यहां पे ये वर्क डन 0 हो गया। तो जिस लैंग्वेज, ऑब्वियसली बात है, जो चीज अब हम पढ़ चुके हैं तो उसी की टर्म में बात करते हैं, तो आप बोल सकते हो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स is always 0। so सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन हमेशा 0 होता है, यानी सर्कुलर पाथ में जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है उसकी वजह से वर्क डन 0, फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा, और जो जर्नल वर्क डन या जर्नली पुश या पुल जो हम करते हैं वो हमारी पॉजिटिव कैटेगरी में। यानी बेसिकली एक एक एग्जांपल आप लोगों ने देख ली। हाँ, इन फ्यूचर आप लोगों को ऐसा कहीं पे देखने को मिलता है जहां पे आपका जो फोर्स एक्टिंग का डायरेक्शन और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, अगर वो आइदर ऑफ द कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इन दैट केस आप लोग वर्क डन को एज पर द कंडीशन क्लासिफाई कर सकते हैं।
अगर वो एंगल लेस देन 90 है यानी एक्यूट है तो इट वुड बी पॉजिटिव, अगर वो ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 यानी ऑब्ट्यूज कैटेगरी में आता है तो वो नेगेटिव, और अगर वो राइट एंगल है देन इट वुड बी टेकन एज जीरो। क्लियर है? सिंपल। सो प्लीज नोट इट डाउन दीस टर्म्स आल्सो। चलिए अब आ जाते हैं आपके लास्ट और फाइनल चीज जो मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं वर्क डन के बारे में, एंड दैट इज योर ग्राफिकल टेक्निक, मींस वेरिएशन ऑफ F versus S, where F stands for force. So let F stands for constant force acting on a body. Acting on a body. मानते हैं हम लोग एक बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं? F, बट कॉन्स्टेंटली सेम फोर्स लगा रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट उस फोर्स की वजह से S is the displacement of the body जो हो रहा है सेम डायरेक्शन में। डन है? तो चलिए एक बार शुरुआत कर देते हैं। तो ऑन दी x एक्सिस आई हैव टेकन द डिस्प्लेसमेंट, एंड ऑन दी y एक्सिस आई हैव टेकन दैट कांस्टेंट फोर्स जो मैं अप्लाई कर रहा हूं। तो स्टार्टिंग में लेट्स सपोज स्टार्टिंग में जब आपकी बॉडी जीरो पे थी, ओरिजिन पे थी, आपने F फोर्स लगाना शुरू किया, मान लीजिए आपको A पॉइंट पे, तो आपने जैसे ही फोर्स लगाना शुरू किया, as soon as you start applying the force, the body gets starting displacing, so body displace होना शुरू हो गया, and let's suppose you are continue to apply the force till the point B। आप लोग उस फोर्स को कब तक कंटिन्यू करते जा रहे हैं? जब तक आप B पॉइंट पे नहीं पहुंच पाते। तो A to B, when you are shifting your body from A to B, during that whole displacement, आप लोगों ने let's suppose कितना डिस्प्लेसमेंट किया? S डिस्प्लेसमेंट किया, बट ड्यूरिंग दैट होल डिस्प्लेसमेंट आप लोगों ने कंटिन्यूअसली कितना फोर्स अप्लाई किया? F फोर्स अप्लाई किया। तो आपकी बॉडी कहां से कहां पहुंच गई? आपका बॉडी A पॉइंट से B पॉइंट पहुंच गया, ठीक है, यहां पे पहुंच गया, ये डॉटेड बस उसका वेरिएशन दिखा रहा है। तो आप इस चीज को एक शेप में ले लेते, तो आपको एक शेप मिल गया A to B। तो इस A B ग्राफ में, ग्राफ तो हमारा A to B है, तो इस A B ग्राफ के अंडर का एरिया देखते हैं। ओके, सो एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ F वर्सेस S, तो एरिया क्या आएगा? इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा? एक रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, इट इज ABCD, और अगर इस रेक्टेंगल का एरिया निकाले तो लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ क्या है? F, विड्थ क्या है? S, बट F इंटू S क्या होता है? वर्क डन। तो हमें क्या पता चला? वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया अंडर द वेरिएशन ऑफ, और यू कैन से द ग्राफ ऑफ F वर्सेस S, यानी फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आप लोगों को क्या देगा? वर्क डन की वैल्यू देगा। याद है? अब ऐसी ग्राफिकल हम तीन कैटेगरी कर चुके हैं, याद करो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हमें किस चीज की वैल्यू देता है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट देता था। एरिया अंडर ग्राफ की बात कर रहा हूं, एरिया अंडर ग्राफ। ओके, सो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एरिया आपको क्या देता था? डिस्प्लेसमेंट देता था। अनफॉर्चुनेटली वो कंटेंट सिलेबस रिवाइज होने के बाद हमारे सिलेबस से हट गया है, वो ग्राफिकल, बट हम ऑलरेडी उसको पढ़ चुके थे। सेकंड पॉइंट, हम लोगों ने इंपल्स पढ़ा था, दैट द ग्राफ अंडर द फोर्स वर्सेस टाइम, फोर्स वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसका जो एरिया है वो हमें इंपल्स देगा। ओके, तो ये भी हम लोगों ने देखा, तो वहां से हम इंपल्स भी निकालना सीख गए। उसके बाद ये तीसरी ग्राफिकल है जो एरिया से रिलेटेड है, दैट एरिया ऑफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, वो था फोर्स वर्सेस टाइम। तो वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट देता है, फोर्स टाइम इंपल्स देता है, और फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वर्क डन देता है। अनफॉर्चुनेटली जो दो पुराने ग्राफ हम लोगों ने पढ़े, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और इंपल्स का फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, अनफॉर्चुनेटली ये दोनों ही टॉपिक आपके न्यू रिवाइज सिलेबस से रिमूव्ड है। बट
एज यू नो जो चीज हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ गए हैं, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज उस नॉलेज को रखिए, उस कंटेंट को समझ के रखिए, उसे ये मत सोचो ये तो हट गया चलो भूल जाओ, उसे बस एक बार रिवाइज करिए, कोई ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं। ओके, तो एक तरीके से ये हमारे पास नंबर 4 यानी वर्क डन निकालने का चौथा तरीका हो गया आपके पास। पहला fs cos थीटा, दूसरा f वेक्टर डॉट s वेक्टर, तीसरा अगर उसके कंपोनेंट है यानी कोऑर्डिनेट फॉर्म में है तो x कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्स इनटू x कोऑर्डिनेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्लस y कोऑर्डिनेट प्लस z कोऑर्डिनेट दोनों के। एंड लास्ट अगर हमारे पास ग्राफिकल सिचुएशन है तो ग्राफिकल सिचुएशन से हम लोग वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं, बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर दैट ग्राफ। अब वो आपको देखना है कि वो ग्राफ का एरिया कहां तक है, कैसे है, जैसा भी शेप आपको मिलेगा वो यार वो आपने प्रैक्टिस की हुई है कैटेगरी वाइज। अगर ट्रायंगल बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है, वो आप जोड़ते जाइए सारे एरिया को फाइंड आउट करके। वो am I clear? Okay, so with that point and with this note we are done with the first topic work. Yes, करेक्टली आप लोगों ने सही सुना, वर्क डन फिनिश। केवल इतना ही वर्क डन का कंटेंट था जो हम लोगों ने पूरा इलैबोरेट कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे टाइम आपके साथ इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये चीज आप लोगों ने पहले समझी हुई है, आप लोग समझ पा रहे हो, कंपोनेंट ब्रेकिंग आप लोग पहले से जानते हो, एरिया अंडर द ग्राफ का कॉन्सेप्ट कभी देखा हुआ था, तो इसलिए ना थोड़ा क्विक हुआ, इसलिए आप अपने आप को कंफर्टेबल जोन में समझे। सो नाउ जस्ट ओनली नोटेड डाउन दी पार्ट, इसको नोट कीजिए, इसको समझिए एंड गो विद द असाइनमेंट। The assignment as usual you can download from the description box. So in the description box you will get the assignment, you will get the numericals related to the work done. Go through that assignment, clear that, काम कीजिए, उसके जो भी डाउट्स हैं, जो भी पेंडिंग चीजें हैं प्लीज क्लियर आउट। ओके, एक चीज और बताना चाहूंगा प्लीज, न्यूमेरिकल्स के लिए सजेशन है, आपने वर्क डन किया तो आप ये मत सोचिए, डू नॉट थिंक दैट कि मैं केवल इन्हीं फॉर्मूलेज पे रिस्ट्रिक्टेड रहूंगा। देखो ये फॉर्मूलेज वर्क डन के हैं। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं आपको फोर्स ही ना दूं तो डायरेक्टली मैं आपको क्या दूं, आई एम गिविंग यू द मास, आई एम गिविंग यू द इनिशियल फाइनल वेलोसिटी u एंड आई एम गिविंग द s। मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट दिया, इनिशियल वेलोसिटी दिया, फाइनल दिया, मास दिया, मैंने कहा वर्क डन निकालो है। तो सीधी सी बात आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि वर्क डन के लिए पहले फोर्स चाहिए, फोर्स के लिए एक्सेलरेशन चाहिए F = ma, और एक्सेलरेशन के लिए पहले मुझे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² - u² = 2as को लगाना पड़ेगा। तो इन फ्यूचर अभी आपको असाइनमेंट में कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे मिलेंगे जो आपको चैप्टर नंबर 2 जो हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन था वहां से लेके यहां तक सब यूज हो रहा है। भाई देखो यूनिट डायमेंशन था, यूनिट और डायमेंशन बताने के लिए, तो वो यूज किया कि नहीं किया? किया सर, वहां से हमने अर्ग और उनको देखा, तो देखो छोटा सा पार्ट वो यूज हुआ। आपको इन फ्यूचर न्यूमेरिकल में इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज करने पड़ेंगे क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, आपको वेक्टर भी यूज करना पड़ेगा, आपको इक्वेशन लॉज ऑफ मोशन भी यूज करेंगे, F = ma मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमारे पिछले चैप्टर से आया है, और आपको वर्क डन भी यूज करना पड़ेगा। यानी अगर मैं आपको बोलूं अब आने वाले न्यूमेरिकल ऐसे होने वाले हैं बेटा जी जो सारे के सारे चैप्टर्स को इंक्लूड करेंगे, यानी इन टॉपिक्स को समझने के लिए हमें पीछे सब कुछ आना चाहिए। बट ऐसा नहीं बोल रहा, जो लोग अभी न्यू आए, न्यू एडमिशंस हैं, प्लीज वो ये ना सोचिए कि हम लोग इस चीज को नहीं कर पाएंगे, आप कर सकते हैं। वही पुरानी चीजें जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हैं, ये तो 9th क्लास में भी पढ़ा था, लॉस ऑफ मोशन F = ma, ये फॉर्मूला भी पहले, मतलब आपको वो बेसिक्स चाहिए पुराने चैप्टर्स की। ओके, और इफ न्यू स्टूडेंट जो इस चीज को कैरी आउट कर रहे हैं, इफ ही और शी इज फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी, प्लीज यू कैन पर्सनली टेक्स्ट मी ऑन दी व्हाट्सएप नंबर, आप लोगों के पास, आप ग्रुप में एडेड हो, प्लीज आप पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो, उस पर आप मैसेज या ऑडियो वीडियो जो भी आपको बेटर लगता है आप उसमें अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू सून एज पॉसिबल एंड डेफिनेटली। सो प्लीज इस चीज को खत्म कीजिए, अपनी असाइनमेंट को फिनिश कीजिए। वी आर डन विद द वर्क डन। आफ्टर द नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम लोग आएंगे, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या डील करेंगे, एनर्जी के साथ डील करना शुरू करेंगे, फिर एनर्जी के बाद पावर। तो ओके, एनर्जी को थोड़ा टाइम लगेगा, माइट बी 1 और 2 लेक्चर्स लग जाएंगे, इतना जल्दी नहीं होगा, बट फिर भी हम लोग इसे डील करेंगे। डन है? सो प्लीज कंप्लीट इट एंड योर असाइनमेंट, वी विल मीट सून। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।